जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है 2 बैलों की कथा। बच्चों, 2 बैलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1880 के 1936 ईस्वी तक हिंदी के महान कथाकार थे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। जो प्रेमचंद थे वे प्रारंभ में उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा जो थी वे बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। अब है प्रेमचंद की कृतियाँ, यानी प्रेमचंद की कहानियाँ। ठीक है, तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। यानी प्रेमचंद की कहानियों की संख्या जो थी वो लगभग 300 थी और उनकी सभी कहानी जो थे वे मानसरोवर के 8 भागों में संकलित थे। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी कहानियों के प्रेमचंद के कुछ नाम इस तरीके से है, जैसे प्रेम द्वादशी, प्रेम पचीसी, सप्त सरोज, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसून। ठीक है, इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इनके कुछ नाटक भी हैं, जैसे करबला और प्रेम की वेदी। इनके कुछ निबंध हैं, जैसे कुछ विचार और विविध प्रसंग। निबंध कथा साहित्य के अतिरिक्त जो था, प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में लिखा था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण और समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं
पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली हुई है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद की भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग कुशलतापूर्वक किया हुआ है। प्रेम तो ये तो था बच्चों इनका जीवन परिचय। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दो बैलों की जो कथा है ये इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक और समाज के पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। यानी किसान वाले समाज के, कृषक समाज में और पशुओं के भावनात्मक संबंध को दिखाया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता जो हमें सहज नहीं मिलती, यानी स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए हमें कई बार बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह जो कहानी है दो बैलों की कथा, या आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे लेखक ने यानी मुंशी प्रेमचंद ने कुछ जानवरों की विशेषताओं के बारे में, कुछ जानवरों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें वो सबसे पहले गधा नामक जानवर का बारे में बता रहे हैं। गधे को हम क्या कहते हैं, सबसे बुद्धिहीन समझते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मूर्ख समझते हैं कि उसके पास बुद्धि नहीं है। और अगर हम किसी व्यक्ति को पहले दर्जे का यानी बहुत अच्छे दर्जे का, प्रथम नंबर का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने यह उस पदवी उसे दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जाता। यानी लेखक कह रहा है कि गधा सचमुच बेवकूफ़ है क्या, या वह बहुत ज़्यादा सीधा है। निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित और सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। वह बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, वह बहुत ज़्यादा सहनशील है, इसलिए उसे यह पदवी मिली है कि उसे लोग बेवकूफ़ कहते हैं। इसका निश्चय करना कठिन है। वे आगे कुछ और जानवरों की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं, गाय भी सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। और कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना देखा है। लेखक कह रहा है गाय जो होती हैं वे भी सींग मारती हैं कभी ना कभी, और ब्याही हुई गाय तो क्या करती हैं, बिना कारण के ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, यानी मारने को तैयार हो जाती हैं। कुत्ता जो कि गरीब जानवर है वो भी कभी कभी क्रोध आ जाता है उसके भी, और वो दूसरे पर भौंकने लगता है, ठीक है। किंतु गधा जो है उसे ना कभी किसी ने क्रोध करते देखा है और ना ही कभी सुना है। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखती। यानी गधा जो है उसे आप चाहे जितना मारो लो, चाहे जितनी खराब सड़ी हुई घास खाने के लिए सामने डाल दो, पर उसके चेहरे पे कभी असंतोष नहीं दिखाई देता। हमेशा उसके चेहरे पे संतोष का भाव ही दिखाई देते हैं। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए
नहीं देखा। कुलेल का अर्थ होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल। ठीक है, तो बैसाख के दिनों में, बैसाख यानी जो मई का महीना होता है वो हमारा बैसाख का महीना होता है। ठीक है, तो बैसाख हिंदी महीने का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो बैसाख के महीने में कभी कभी हम एक आध बार कहीं कहीं गधे को जो है कुलेल करते हुए यानी क्रीड़ा करते हुए भले देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी हम उसे खुश होते हुए नहीं देखे हैं। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप में छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में हम उसे बदलते नहीं देखते हैं। विषाद का अर्थ होता है उदासी। तो गधे के चेहरे पर हमेशा एक उदासी का भाव व्याप्त रहता है। सुख दुख हो या हानि लाभ हो, किसी भी दशा में उसे हम कभी बदलते हुए नहीं देखे हैं। कहते हैं ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, पराकाष्ठा का अर्थ होता है अंतिम सीमा। तो ऋषि मुनियों के अंदर जो गुण होते हैं वे सारे गुण गधे के अंदर हैं और वे अपनी अंतिम सीमा पर भी पहुंच गए हैं। तो ऋषि मुनियों के क्या गुण होते हैं? ऋषि मुनियों के गुण होते हैं कि वे सीधे होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक ही भाव विद्यमान रहता है, कभी वो क्रोध नहीं करते हैं जल्दी। ठीक है, तो ये सारे गुण क्या है जो ऋषि मुनियों में होते, यही सारे गुण गधे में विद्यमान हैं। ठीक है, फिर भी आदमी जो होता है वह उसे बेवकूफ़ कहता है। और सद्गुण, सद्गुण यानी अच्छे गुण। ठीक है, अच्छे गुणों का इतना ज़्यादा अनादर कभी भी हमने कहीं भी नहीं देखा। यानी अगर यही गुण जो है ऋषि मुनियों में, तो हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ठीक है, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये सारे गुण गधे में भी है और हम उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ़ कहते हैं। तो लेखक ने कहा है इस संसार के लिए जो है कदाचित सीधापन उपयुक्त नहीं है। फिर वो आगे कह रहे हैं देखिए ना भारतवासियों का अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रहा। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं। ठीक है, तो लेखक कह रहा है कि संसार के लिए सीधापन तो उपयुक्त है नहीं। तो अब देखिए भारतवासियों की यानी भारत के लोगों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, उनके साथ अफ्रीका में कैसा व्यवहार किया जा रहा है। और अमेरिका में तो उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता। क्यों नहीं घुसने दिया जाता है? क्यों अफ्रीका में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? इसका कारण है कि वे शराब नहीं पीते थे और 4 पैसे कुछ समय के लिए यानी बुरे समय के लिए बचा के रखते हैं। जी तोड़कर वो मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और 4 बातें अगर उन्हें कोई सुनाता था फिर भी वो चुपचाप उसे सुन जा लेते थे। ठीक है, लेकिन वे बदनाम थे। ठीक, यानी पहले जो भारत के लोग थे वो बहुत सीधे साधे लोग थे। वे शराब नहीं पीते थे, कुछ पैसे बुरे संकट के समय के लिए बचा के रखते थे, जी तोड़कर मेहनत करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और किसी की बातें सुनकर भी चुप रह जाते थे। लेकिन फिर भी वे बदनाम थे क्योंकि वह ये सारे काम नहीं करते। आज के लोग ये सारे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत में आज भी लोग शराब पी रहे हैं, आज पी रहे हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो लेखक कह रहे इन्हीं कारणों की वजह से भारतवासियों की अफ्रीका में दुर्दशा हो रही थी और इन्हीं कारणों की वजह से ही उन्हें अमेरिका में घुसने भी नहीं दिया जाता है। वहाँ के लोग का मानना था कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। जीवन का जो आदर्श था कि जीवन का आदर्श उस समय क्या माना जाता था? शराब पीना, कुछ समय के लिए पैसे ना बचाना, जी भर के मेहनत ना करना, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, तो ये सारे काम तो कर नहीं रहे थे। ठीक, तो इसलिए भारत के लोगों को लोग ऐसा मानते थे कि वे जीवन के जो ये आदर्श है इसको नीचा करते हैं। अगर वे भी, लेखक कह रहा अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते
तो शायद सभ्य कहलाने लगते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गड़े बना दिया है। ठीक है, वे कह रहे हैं कि भारतवासी भी अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वे भी सभ्य कहलाने लगते। इस समाज में उन्हें भी सभ्यता का दर्जा मिल जाता। ठीक है, लेकिन वे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहते थे, जानते थे। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। लेखक ने एक उदाहरण दिया है, जापान का उदाहरण। मिसाल का अर्थ होता उदाहरण, जापान का उदाहरण, कि जापान की एक ही विजय ने, ठीक है, संसार के सभी देशों में उसे गड़े बना दिया, यानी श्रेष्ठ बना दिया है। ठीक है, प्रमुख बना दिया है। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।